गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है चेन ड्राइव्स। चेन ड्राइव्स भी पावर ट्रांसमिशन के ही काम आता है। इसके एलिमेंट्स होते हैं एक ड्राइविंग स्प्रॉकेट, एक ड्रिवन स्प्रॉकेट और एंडलेस चेन। इसका सबसे जनरल एग्जांपल आपको अपनी बाइक्स में दिखेगा, जिसमें पावर ट्रांसमिशन थ्रू चेन्स ही होता है। और आपको ये नोट्स में मिलेगा पेज नंबर 94 में। और हम चेन को डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लिंक्स, आपस में कड़ियां जुड़ी रहती हैं पिन जॉइंट से, उसको हम चेन बोलते हैं। पावर ट्रांसमिशन में जो चेन यूज होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, उसको बोलते हैं रोलर चेन्स, क्योंकि उसमें रोलर्स रहते हैं, है ना। उस ये आपके बाइसाइकिल में भी चेन्स लगता है, उससे चेन से थोड़ा अलग रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई पावर ट्रांसमिट करना रहता है, तो इनको बोलते हैं रोलर चेन्स। आपके डाटा बुक में ये चैप्टर 14.1 में आपको दिख जाएगा, है ना, कि ये जो चेन का एक लिंक है वो कौन कौन से एलिमेंट से बनता है। अब अगर हम रोलर चेन की बात करें तो रोलर चेन के 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आउटर लिंक प्लेट, एक इनर लिंक प्लेट, बुश लगता है, सिलेंड्रिकल रोलर लगता है और एक पिन लगता है। अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो मैं इसको अगर डायग्राम इसको एक्सप्लेन करूं तो ये आपका एक लिंक प्लेट होता है। इसका अगर ये मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, अगर फ्रंट व्यू हम बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का लिंक ऐसा दिखता है आपको, है ना। या आप चेन को सामने से देखेंगे तो इसमें ये होल रहता है पिन के लिए, इस टाइप का, है ना। तो ऐसे लिंक प्लेट्स रहते हैं, ये इस टाइप के पतले पतले प्लेट्स रहते हैं। इन्हीं का अगर टॉप व्यू में देखें तो ये आपका ये आउटर लिंक प्लेट है ना। ये भी इधर भी आपका आउटर लिंक प्लेट आएगा यहाँ पर, है ना। अब दो लिंक्स को अगर कनेक्ट करना है तो उनका जो विड्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये अगर ये ब्रॉड है तो इसमें जो एक लिंक फंसेगा वो अंदर फंसेगा, इसलिए अब ये एक और लिंक आया ये अंदर की तरफ, इसको इसलिए हम बोलेंगे इनर लिंक प्लेट, ऐसा। उसके बाद फिर से लगता है आउटर लिंक प्लेट, और इस तरीके से ये लिंक्स आपस में कनेक्ट होते जाते हैं और कंटिन्यू होते रहते हैं। मतलब दिख रहा होगा ये आपको जो लिंक है, ये ब्रॉडर लिंक दिख रहा है, ये नैरोअर लिंक दिख रहा है। तो एक लिंक में दूसरा लिंक फंसाने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा विड्थ का, तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो बाहर में प्लेट है इसको आउटर लिंक प्लेट बोलते हैं, जो अंदर में है उसको इनर लिंक प्लेट बोलते हैं। तो ये दो चीजें आपको दिख जाएंगी। अब इनके बीच में, है ना, आपको डालना रहता है पिन, है ना। ये पिन आपका रिजिडली कनेक्ट रहता है यहाँ पर, और पिन के ऊपर में है हम एक सबसे पहले बुश की लाइनिंग डालते हैं, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है ऐसा, और ये बुश के साथ ही जुड़ा रहता है एक रोलर, सिलेंड्रिकल रोलर। मतलब ये रोलर आपका फ्री रहता है ये बुश के ऊपर घूमने से। अगर आप इसको हाथ से घुमाएंगे तो ये इजीली घूमता है ना। तो ये सब जगह ये कॉमन रहता है ये, कि आपका हमेशा एक पिन रहेगा, पिन के ऊपर में बुश रहेगा और फिर उसके बाद रोलर रहेगा। मतलब आपका जो स्प्रॉकेट का टीथ है वो यही दो रोलर्स के बीच में ही आके इंसर्ट होता है और इसी में फंसता है और इसी में रिमूव भी होता है। तो इस तरीके से आपको ये 5 पार्ट दिखेंगे। चैप्टर 14.1 पेज में आपको दिखेगा ये डायग्राम, जिसमें ये आपको लिखा हुआ है आउटर लिंक प्लेट, ये है इनर लिंक प्लेट, ये आपका पिन है, ये बुश है, और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल रोलर है। सिलेंड्रिकल रोलर फ्री रहता है, इसलिए साइड से कहीं से भी टच नहीं रहता है, ये फ्री रहता है रिमूव करने के लिए। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को ही हम बोलते हैं रोलर चेन या पावर ट्रांसमिशन चेन। पावर ट्रांसमिशन चेन में हमेशा ये इस टाइप के रोलर चेन ही यूज करते हैं, जहां पर भी आपको इंडस्ट्रियल एरिया में या आपको ऑटोमोबाइल्स में कहीं भी पावर ट्रांसमिट करना है थ्रू चेन ड्राइव, तो वहां पर हम ये रोलर चेन्स को यूज करते हैं। अब इन रोलर चेन्स का अगर आप देखें तो इनमें जो आपको वहां दिखेगा 14.1 में कुछ नोटेशंस दिखेगा आपको यूज करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नोटेशन रहता है आपका पिच, है ना। ये आप अगर ये पिन का ये सेंटर ले ले और ये भी अब पिन का सेंटर ले ले तो ये होता है आपका पिच। तो चेन का डेजिग्नेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी कि पिच से इसको डिफाइन किया जाता है। अब इसको हम दो पिन के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं या दो रोलर्स के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं हम। तो एडजेसेंट दो रोलर्स के बीच का डिस्टेंस को हम पिच यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और ये पिच के टर्म्स में ही आपका रोलर चेन का डेजिग्नेशन हुआ है। रोलर चेन का जो डेजिग्नेशन है कि अगर आप मार्केट में रोलर चेन लेंगे तो क्या टर्म्स यूज करके लेंगे, वो भी आपका दिया हुआ है चैप्टर 14.2 में। इसमें अगर देखेंगे तो आपको एक नंबर यूज किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने नोट्स में भी दिखाया है, जैसे अगर हम 8, B और 2 की बात करें, है ना, तो इस तरीके से ये रोलर चेन का डेजिग्नेशन होता है। इसमें जो पहला चीज है वो है 8, है ना। ये आपको बताता है पिच।
8 का जो फॉर्मूला है पिच है ना, लेकिन ये इंच में बताता है और 1/16 ऑफ एन इंच बताता है। मतलब अगर मेरे को इस चेन का पिच निकालना है तो पिच इक्वल्स टू हो जाएगा 8/16 इंच, इस तरीके से निकलेगा। तो 8/16 इंच, कोई भी आपको जो नंबर दिया रहेगा उसमें आप 16 डिवाइड करेंगे तो वो पिच बताएगा, मतलब दो रोलर के बीच का डिस्टेंस बताएगा, दैट इज इन इंच। अब इसको आपको, लेकिन स्टैंडर्ड हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हमको स्टैंडर्ड यूनिट मिलीमीटर चाहिए। तो आप अगर आप इसको मिलीमीटर में चेंज करें तो ये आता है 1/2 इंच, और 1 इंच में आपको मालूम है मिलीमीटर के टर्म्स में 25.4 मिलीमीटर होता है ना। और इसी को आप करेंगे तो 12.7 मिलीमीटर आपको दिखाएगा। तो ये इंच में है हाफ इंच, और ये आपका मिलीमीटर में 12.7 मिलीमीटर। मतलब जो भी नंबर, पहला नंबर मिलेगा उसको डिवाइड बाय 16 करेंगे, इनटू 25.4 मिलीमीटर करेंगे, तो आपको वही पिच आपको मिलीमीटर में निकल के आ जाएगा, यूनिट उसका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद रहता है एक लेटर, ये दो ही लेटर हो सकते हैं, एक ए और एक बी। अगर बी है ये तो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड सीरीज कहलाता है, और अगर ये कैपिटल ए है तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड ANSI सीरीज कहलाता है। ये आपके डाटा बुक में दिया हुआ है। ये दो ही लेटर हो सकते हैं, ए और बी, कि वो जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उस चेन के बाकी डायमेंशंस निकाले जाते हैं, वो या तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो सकते हैं या अमेरिकन स्टैंडर्ड हो सकते हैं। इसके बाद जो एक डैश का एक नंबर दिखता है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है। इस नंबर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर बताता है कि द नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ द चेन। यहाँ स्ट्रैंड की बात करते हैं। स्ट्रैंड मतलब ये जैसे दिख रहा है आपको एक चेन है ना, आपके बाइक में भी दिखेगा, इसी टाइप का चेन दिखेगा, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स चेन। मतलब ये सिंगल चेन में बना हुआ है और आपके दोनों जगह सिंगल सिंगल स्प्रॉकेट रहते हैं। लेकिन जब कहीं अपन को चेन ड्राइव से बहुत ज्यादा हाई पावर ट्रांसमिट करने की बात होती है तो दो सिमिलर चेन्स को आप एकदम एडजेसेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये पिन निकाल दूं यहाँ पर तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा वो देखेंगे कि आपको ये आउटर लिंक प्लेट दिख रहा है, इसके बाद फिर से एक इनर लिंक प्लेट आ जाएगा यहाँ पर ऐसा है ना, और फिर यहाँ पर एक इनर लिंक प्लेट आएगा, इससे फिर कनेक्ट रहेगा एक आउटर लिंक प्लेट, इस तरीके से ये पिन चला जाएगा यहाँ पर ऐसा, इसमें रहेगा बुशिंग और रोलर। सेम प्रोसेस यहां पर भी रहेगा। अब अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दो चेन एडजेसेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, साइड बाय साइड आके कनेक्ट हो गए। इनमें सब चीज डबल रहेगी, आउटर लिंक प्लेट्स दो रहेंगे, इनर लिंक प्लेट्स भी दो रहेंगे, बुश दो रहेगा, रोलर, बस सिर्फ एक ही चीज कॉमन रहेगी कि इसमें एक ही पिन इंसर्ट होगा। मतलब ऊपर से जो पिन जाएगा वो दोनों चेन को कनेक्ट करते हुए जाएगा और यहां पर इसका लॉकिंग निप रहेगा। तो इस तरीके से ये दो चेन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये यूज होते हैं जहां पर हमको हाई पावर की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर सब आपका सिर्फ एक ही चेन था तो हम उसको सिंप्लेक्स चेन बोलते हैं, और अगर ये दो हो गया है तो इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स। इसी तरीके से एक और चेन आता है जिसमें तीन चेन एक साथ कनेक्ट रहते हैं, वो रहता है ट्रिप्लेक्स। तो अगर आपको ये सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स दिखेगा तो आपके बाइक में दिखेगा आपको सिंप्लेक्स चेन ही रहता है, एक ही चेन रहता है। तो उसके जो स्प्रॉकेट्स हैं वो भी सिंगल सिंगल रहते हैं, एक ही ड्राइविंग स्प्रॉकेट रहता है और एक ही आपका ड्रिवन स्प्रॉकेट रहता है। लेकिन अगर मैं ड्यूप्लेक्स चेन यूज करूं तो मुझे सामने में भी आपको दो ड्राइविंग स्प्रॉकेट चाहिए रहेंगे और पीछे में आपको दो ड्रिवन स्प्रॉकेट चाहिए रहेंगे, ताकि ड्यूप्लेक्स चेन उसके ऊपर लपेटा जा सके। और वो दोनों को आपस में रिजिडली कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों स्प्रॉकेट्स को, सब सेम साइज और शेप के रहने चाहिए वो। अगर ट्रिप्लेक्स चेन की अब बात करें तो तीन स्प्रॉकेट सामने रहेंगे और तीन स्प्रॉकेट पीछे रहेंगे, है ना। मतलब टोटल आपको दिखेगा कि 6 स्प्रॉकेट्स लगे हुए, तभी इसमें एक ट्रिप्लेक्स चेन चल पाएगा। तो ये जो सिंपल को आप ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका बेसिक रीजन ये है कि आपको जब हाई पावर का रिक्वायरमेंट रहता है, हाई पावर को ट्रांसमिट करना रहता है, तभी आपको इसको ऐसा करना पड़ता है। इसका डायग्राम आपके 14.2 में भी दिया हुआ है, डाटा बुक में आपको दिखेगा। सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स चेन का आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है। तो ये जो डैश करके जो नंबर लिखा रहता है ये असल में वही रहता है ना। अगर ये नंबर नहीं भी लिखा रहा है, अगर सिर्फ आपको चेन नंबर दिया है 18B, तो आपको समझ जाना है सिंप्लेक्स, क्योंकि सिंप्लेक्स में कभी 1 लगाते हैं या कभी 1 नहीं भी लगाते हैं तो भी वो पता चल जाता है कि सिंप्लेक्स है। लेकिन अगर ड्यूप्लेक्स है तो उसमें आपको या तो 2 लिखना पड़ेगा या तो फिर आपको ये 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन सिंप्लेक्स में जरूरी नहीं है कि आपको 1 लिखना पड़े, आप अगर कोई नंबर नहीं भी लिख रहे हैं तो वो सिंप्लेक्स ही कहलाएगा।
और मैक्सिमम केस में आपको सिंप्लेक्स ही आपको देखने मिलता है यूज होने में। बहुत हाई पावर में ही आपको ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स जाना पड़ता है। मतलब इसमें 3 चीजें दिखेंगी। पहला आपका पिच बताएगा जो इंच में रहेगा, उसके बाद कौन सा सीरीज है, ये 2 ही हो सकता है, ब्रिटिश और अमेरिकन सीरीज, और इसके बाद जो आपको चीज मिलेगी वो रहेगा सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स चेन टाइप का। अब हम आ जाते हैं इनके ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, इनके जो डायमेंशंस हैं उसमें। इसके लिए आपको डाटा बुक में भी जरूरत पड़ेगी, ये आपका दिया हुआ है पेज 14.6 में, आपको वहां दिखेगा एक स्प्रॉकेट बना हुआ है। मैं वो स्प्रॉकेट बना रहा हूं। अब इस स्प्रॉकेट में आप जानते हैं गियर की तरह ही पिच सर्कल डायमीटर होता है, क्योंकि अगर आप स्प्रॉकेट देखें तो उसमें दांत होते हैं, मतलब दांत का एक हाइट रहता है, एक क्रेस्ट रहता है, इस टाइप से ऐसे वेवी स्ट्रक्चर बनता है दांत का, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूं तो ये इस टाइप का ये दांत ऐसे रहता है। ये परफेक्ट वेवी नहीं रहता, ये अभी मैं बनाने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं इसको ऐसा बना रहा हूं। और जो चेन का जो रोलर है वो इन्हीं दांत के बीच में आके फंसता है, इसलिए यहां पर जनरली हम एक सर्कल बना के दिखाते हैं इसको ऐसे, इस तरीके से। और ये सर्कल असल में रोलर्स रहते हैं और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं लिंक से, तो ये ऐसे रोलर्स बन जाते हैं 2 दांत के बीच में। तो इस तरीके से आपको चेन दिखेगा। चेन का स्प्रॉकेट का जो बीच का पोर्शन, इसको हब बोलते हैं, है ना। ये शाफ्ट में कनेक्ट होता है थ्रू, इसमें की वे का स्लॉट भी रहता है की डालने के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली स्प्रॉकेट रहता है जो शाफ्ट में की के थ्रू फंस जाता है। ये हम देखे थे MD1 में, उसी तरीके से फंस जाता है। तो ये दिख रहा है आपको एक अरेंजमेंट जिसमें एक स्प्रॉकेट है और आपका एक इसमें चेन लगा हुआ है, और 2 दांत के बीच में जो आता है वो रोलर ही आता है। मैंने बताया था कि 2 रोलर के बीच में जाके दांत फंसता है। तो इसी तरीके से इसका अरेंजमेंट है, ये आपके डाटा बुक में ये दिया हुआ है। अब जो ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, एक डॉटेड सर्कल दिख रहा है, ये जो इसके हाइट और ये इसके डेप्थ के बीचों बीच आपको दिखेगा, है ना, इसको हम पिच सर्कल डायमीटर ही बोलते हैं आपके चेन का, और इसको जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, है ना। अगर ये ड्राइविंग स्प्रॉकेट है तो स्मॉल डी रहेगा, ड्रिवन स्प्रॉकेट रहेगा तो कैपिटल डी रहेगा, जैसा कि हम बेल्ट पुल्ली में देखते थे उसी टाइप का। आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी अलग अलग नोटेशन यूज करना है ना। अब ये हम एक जनरलाइज फॉर्मूला कुछ निकाल लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब इसमें आपको पिच की वैल्यू आपको दिखेगा। यहाँ पर हमने बताया था कि ये 2 रोलर्स जो होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यही होता है पिच, और इस पिच का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी अपॉन जेड। ये आपके गियर्स में भी आता है ये फॉर्मूला कि जो पिच होता है वो पाई डी अपॉन जेड होता है, मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन नंबर ऑफ टीथ। यहाँ पर जेड है, ये नंबर ऑफ टीथ और स्प्रॉकेट है। हम इसको नोटेशन को चेंज करेंगे। अगर हमको ड्राइविंग स्प्रॉकेट और ड्रिवन स्प्रॉकेट की बात होगी तो हम नोटेशन लेंगे Z1 Z2 इस टाइप से, है ना। तो उस हिसाब से आपको ये पिच की वैल्यू मिल जाएगी पाई डी अपॉन जेड। तो 2 रोलर के बीच का आपको डिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर एक बात आती है पिच एंगल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक सेंटर ऑफ द स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट का सेंटर है, और यहाँ से मैं एक रोलर का अगर मैं जोड़ दूं लाइन यहाँ पर सेंटर से, ये दूसरे एडजेसेंट रोलर का भी अगर मैं जोड़ दूं तो इसके बीच में जो मेरे को एंगल मिलेगा ये कहलाता है पिच एंगल, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। मतलब 2 एडजेसेंट रोलर्स को अगर सेंटर ऑफ द स्प्रॉकेट से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं पिच एंगल, क्योंकि एक पिच से ही निकल के एंगल आ रहा है, इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है पिच एंगल। अब अगर मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन करूं तो आपको दिखेगा कि मैं अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और यहां से एक और बीच में इसको कट कर दूं तो आपको दिखेगा ये बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये। तो ये मेरा जो एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा अल्फा बाई 2, ये हाफ एंगल आ जाएगा, ये आपको दिखेगा, है ना। अब अगर मैं ये पिच एंगल को डिफाइन करूं तो अल्फा होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ टीथ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूलेस आपके डाटा बुक में भी दिए हुए हैं उसी पेज में। तो ये पिच एंगल होता है 360 अपॉन जेड, मतलब टोटल डिग्री आपका हमेशा राउंड 360 रहता है, उसमें नंबर ऑफ टीथ डिवाइड कर देंगे तो आप इजीली पिच एंगल निकाल सकते हैं आपस में, ठीक है। अब आपको ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें एक और चीज आपको देखने मिलेगी कि एक
ये पूरा ट्राइंगल था जिसको मैंने बीच से कट करके, है ना, मैंने किया है। तो इसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा जिसका एंगल है α/2। इस α/2 को अगर आप इसमें साइन की वैल्यू ले इसमें, तो साइन α/2 आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर दिख रहा है साइन, राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब पिच का हाफ मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे p/2। और ये जो हाइपोटेनियस है, मतलब ये रोलर के सेंटर से लेकर स्प्रॉकेट तक का सेंटर का डिस्टेंस, ये आपको दिखेगा कि ये पूरा, अगर ये स्मॉल d है तो ये उसका हाफ रहेगा, मतलब ये हो जाएगा d/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा p/d। इसका मतलब डायमीटर को भी आप निकाल सकते हैं पिच के टर्म्स में। अगर आपको पिच मालूम रहे, ये होता है साइन α/2। और अगर अल्फा की वैल्यू 360/z आप रख ले यहाँ पर, तो आपको d का एक फॉर्मूला मिलेगा, ये होता है पिच अपॉन साइन। अल्फा की वैल्यू 360/z रखूं तो ये आ जाएगा 180/z। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल जाएगा टू फाइंड आउट द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द स्प्रॉकेट, जो कि होता है पिच अपॉन साइन 180/z। अब ये स्मॉल डी और कैपिटल डी आपको अपने नोटेशन के हिसाब से यूज करना है। जब भी आपको ड्राइविंग स्प्रॉकेट का पिच सर्कल डायमीटर निकालना बोला जाए, तब आप स्मॉल डी यूज करेंगे और यहाँ पर ड्राइविंग स्प्रॉकेट का ही टीथ रखेंगे, दैट विल बी Z1। तो यहाँ पर पिच हमेशा कॉमन रहता है, दोनों ही आपको केस में कॉमन मिलेगा पिच, लेकिन जो डी स्मॉल डी निकालेंगे तब इसको Z1 यूज करेंगे, और जब यहाँ पर कैपिटल डी निकालेंगे तब यहाँ पर इसको Z2 यूज करेंगे। एक जनरलाइज फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो D इक्वल स्मॉल डी में Z1 रहेगा और कैपिटल डी में यहाँ पर Z2 रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको डाटा बुक में आपको दिख रहा होगा, ये कैपिटल डी के टर्म्स में फॉर्मूला जमा है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो टर्म आता है, ये आता है वेलोसिटी रेशियो, जो आपको दिया हुआ डाटा बुक में। ये हम हमेशा जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो होता है n1/n2 इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में Z2/Z1, या पिच सर्कल डायमीटर के टर्म्स में भी ये होता है कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और ये जनरली यूज होता है। आपको n1 n2 अगर दिया है तो आप नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन स्प्रॉकेट आप निकाल सकते हैं। अगर आपको Z1 मालूम है, n1 n2 मालूम है, तो आप, या फिर वेलोसिटी रेशियो मालूम है, तो आप Z2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आप वेलोसिटी रेशियो को यूज करेंगे। तो ये भी आपका नोटेशन आपके डाटा बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चेन बोला है कि चेन की कितनी वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी हम हमेशा जानते हैं कि ये होती है πd(n1/60 × 10⁻³ अगर हम ड्राइविंग स्प्रॉकेट की बात कर रहे हैं तो πdn उसका आरपीएम लेंगे हम, और स्मॉल डी लेंगे अपॉन 60 10⁻³ इससे हमने हमेशा वेलोसिटी निकाली है। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज भी किया है, आपको दिख रहा होगा कि πd को आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर भी πd यूज हुआ है। अगर ये पिच के फॉर्मूले से निकालूं तो πd होता है z × p, इसलिए वो वेलोसिटी zpn भी हो सकती है n1/60 10⁻³ है ना। ये जनरलाइज फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, पाई v वेलोसिटी इक्वल्स टू zpn/60 10⁻³, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वेलोसिटी निकाला है। इसमें बस पाई डी को रिप्लेस कर दिया zp से। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्राइविंग स्प्रॉकेट की बात करें जिसका नोटेशन 1 होता है, तो यहाँ पर Z1 लेंगे और उसका आरपीएम लेंगे n1, और अगर ये हम 2 की बात कर रहे हैं ड्रिवन स्प्रॉकेट की जिसका नोटेशन 2 रहता है, तो ये Z2 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपके डाटा बुक में दिया हुआ है। Z पे एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया है, 1 और 2 आपके कन्फिगरेशन के हिसाब से चेंज होगा। इसके बाद दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द चेन लिखा हुआ है, एक चेन की लंबाई कितनी रहेगी। तो लेंथ ऑफ द चेन डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ लिंक्स पे, है ना। नंबर ऑफ लिंक्स लिखा हुआ है ln × p, तो L का फॉर्मूला आ जाता है ln × पिच। जितनी भी आपकी कड़ियां हैं इनटू 2 कड़ियों के बीच का डिस्टेंस पिच, आपको लेंथ ऑफ चेन मिलीमीटर में मिल जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ चेन निकालने का आपका फॉर्मूला दिया है, एक बड़ा सा फॉर्मूला है ना, twice a/p + z1 + z2/2 + z2 - z1/2 का होल स्क्वायर इंटू p/a। अब यहाँ पर जो नोटेशंस आप देखेंगे नंबर ऑफ लिंक्स के ln बोलते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स मतलब उसमें कितनी कड़ियाँ लगी हुई हैं, ये निकलेगा एक नंबर के फॉर्म में निकलेगा, इसका यूनिटलेस रहता है ये, है ना। तो इसमें जो नोटेशन यूज हो रहे हैं वो है Z1 और Z2, जो कि हम जानते हैं टीथ ऑन
ड्राइविंग स्प्रॉकेट और टीथ ऑन ड्रिवन स्प्रॉकेट। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका आ रहा है ए आ रहा है, इसमें स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल ए होगा आपका सेंटर डिस्टेंस, है ना, दो स्प्रॉकेट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा सेंटर डिस्टेंस, जो हम बेल्ट ड्राइव में कैपिटल सी से डिनोट करते थे, यहाँ पर हम ए से लेंगे, ये सेंटर डिस्टेंस की बात करेंगे तो, है ना, और पी आपका पिच है। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा सा फॉर्मूला, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप नंबर ऑफ लिंक्स निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपका जो नंबर ऑफ लिंक्स आ जाएगा इससे एलन के जो फॉर्मूले से, वो आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर मिले, लेकिन लिंक्स हमेशा होल नंबर में होते हैं, तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राउंड ऑफ करते वक्त उसको आपको एक इवन नंबर में ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जिसका एक रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो उसको हमेशा इवन नंबर में करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको अगर यही बता दूं कि वो मान लीजिए अगर आपको एलन उस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ये आ रहा है 122.34, अगर आपको ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है और आपको इसको इवन नंबर में करना है, तो जनरली हम इसको अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये आता है 123, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसको मतलब इसको और राउंड ऑफ करने का 124 करने के लिए, है ना, आपको इवन नंबर के लिए 124 करना पड़ेगा, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपका 122.34 आ रहा है तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं 122, मतलब आप सिर्फ डेसिमल हटा देंगे तो आपको वो इवन नंबर मिल जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसा कुछ आता कि 121.34 कुछ आता एक ऑड नंबर के साथ में, तो आपको फिर अब इसको राउंड ऑफ कर सकते थे 122। अगर इसको देखेंगे तो दोनों केस में मैंने 122 लिखा है, मतलब अगर किसी इवन नंबर के साथ डेसिमल आएगा, है ना, ध्यान रखेंगे आपको हमेशा नंबर ऑफ लिंक्स इवन नंबर में चाहिए। तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं कि आपने जब भी एलन कैलकुलेट करेंगे जिसमें एक इवन नंबर के साथ आपको डेसिमल दिखेगा, तो आप सिर्फ डेसिमल को रिमूव करेंगे और वो जो इवन नंबर है वही आपका नंबर ऑफ लिंक्स बन जाएगा। लेकिन किसी ऑड नंबर के साथ अगर कोई डेसिमल आएगा तो उसको नेक्स्ट इवन नंबर पे आपको राउंड ऑफ करना रहेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको एलन हमेशा निकालना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलन का वैल्यू किस तरीके से राउंड ऑफ करके इवन नंबर बनाता है। और इसको इवन नंबर क्यों रखते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, पर इवन नंबर निकालने का तरीका आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी बहुत बड़ा सा है, ये असल में एलन के फॉर्मूले से ही आया है, जो आपने एलन के लिए फॉर्मूला यूज किया था, है ना, अभी इससे पहले एलन निकालने के लिए जिसमें सेंटर डिस्टेंस का यूज हुआ है। इसी को अगर आप रीअरेंज करेंगे, है ना, तो आपको एक बड़ा सा फॉर्मूला सेंटर डिस्टेंस का मिलेगा, क्योंकि जब भी आप नंबर ऑफ लिंक्स निकालेंगे तो और नंबर ऑफ लिंक्स को राउंड ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा सेंटर और डिस्टेंस में भी आपका वेरिएशन आएगा, इसलिए आपको एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम यूज करेंगे वो नेक्स्ट वाला इक्वेशन जो आपकी डाटा बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 14.1 में आपको दिख जाएगा कि रोलर चेन्स कैसे होते हैं, उसका शेप और साइज कैसा रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, और आपका पेज 14.6 में आपको मिल जाएगा, है ना, कि उसमें कौन कौन से इक्वेशन, जनरल इक्वेशंस है जो हमको आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।